नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निक मैकटेक पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग आज से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं या फिर नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी। आज से मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं, वहां जाके आप लोग देख सकते हो। नहीं तो मेरे डायरेक्ट चैनल पे जाकर भी आप लोग देख सकते हो। चैनल का नाम है निगमा टेक। वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ से देख लेना। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने आपको सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से बताया था। ये हमारे सिलेबस थे जिसके 23 चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे बायोलॉजी के। अगर आपने ये नहीं देखी, अब देखना चाहते हो तो ये भी वीडियो देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए थे, साइटोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? और फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन न्यूट्रिशन, और ये आपका ह्यूमन एनिमल टिश्यू था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। तो इन्हीं चैप्टर्स में से सबसे पहले जो चैप्टर मैंने उठाया है वो है ह्यूमन न्यूट्रिशन। कौन सा है दोस्तों? ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसी को हम लोग पढ़ेंगे और सभी नई क्लासेस रहेंगी 2026 में जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अपने हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं उन्हीं से मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जो बात काम की है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पहली वीडियो होने वाली है और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सभी मैं आपको बताऊंगा सिंगल वीडियो के अंदर। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, इसलिए एक टॉपिक उठाया मैंने, कार्बोहाइड्रेट। ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। 4 टॉपिक पढ़ेंगे। चारों में से सबसे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट उठाया है और इससे पहले मैं आपको बेसिक बातें भी बताऊंगा जो भी इस चैप्टर से पहले हम लोगों को पढ़नी चाहिए। और ये टारगेट है सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए। एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे ग्रुप डी का दो, चाहे टेक्नीशियन का दो, आप एएलपी का दो, चाहे आरआरबी जेई का दो, सभी में ये चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं हर सेट के अंदर, तो आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन न्यूट्रिशन। अच्छा देखिए, ये सिंपल सा टॉपिक हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब देखो ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसको समझिए आप। हम लोग चल पा रहे हैं या फिर हम लोग कोई भी काम करते हैं, एक्स वाई जेड, कोई भी काम हमको करना है, बोल भी पा रहा हूँ, किसकी जरूरत पड़ रही है? हमको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ अभी, अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर कम एनर्जी होगी धीरे धीरे बोल पाऊंगा, है ना? तो ऐसे ही हमारी बॉडी कोई भी काम करना चाहती है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है? जब हम खाना खाते हैं, है ना? जब हम क्या करते हैं, डाइट लेते हैं अपनी, उससे हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो हमारी बॉडी हमारी फंक्शन कर पाती है अच्छी तरीके से, और जो हमें काम करना होता है बेसिकली हम वो काम कर पाते हैं। तो सिंपल सा यही काम होता है। तो जो हम एनर्जी ले पा रहे हैं, हमारी बॉडी जो एनर्जी ले पा रही है, खाने में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? अगर आप में से जो भी जिम लवर होगा उसको तो पता ही होगा भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनर्जी गिविंग, ये हमको एनर्जी देते हैं बेसिकली। कोई भी काम करवाना होगा तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। ऐसे ही आपको प्रोटीन में मसल्स की रिकवरिंग के लिए आपको पता होगा, है ना? फैट हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए भी हम लोग फैट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी मसल्स बहुत अच्छी तरह डेवलप वगैरह हो पाएँ। तो ये सब चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ना मिले तो क्या हम कोई फंक्शन कर पाएँगे? है ना? और एक हमारे अंदर ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई हम लोग पानी पीते हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह खाते हैं या फिर विटामिन्स वगैरह कोई भी लेते हैं, तो क्या इनसे हमें एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती है? तो ये सभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहते हैं। तो अभी ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर हम इसी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या होती है प्रोटीन, क्या होता है फैट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखो, ये सिंपल आपको डेफिनेशन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना। इनटेक मतलब क्या है? इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है ना, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट, पहले बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर बड़ा होता चला जाता है, तो ग्रोथ हो रही है उसकी, डेवलपमेंट हो रही है, पहले मसल्स कम होती हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, हमारी मसल्स बन जाती हैं।
तो इस तरीके से डेवलपमेंट वगैरह भी हो रहा है। तो किस वजह से हो रहा है? इनटेक ऑफ फूड, ताकि हम खाना अच्छा खा रहे हैं, उस वजह से ऐसा हो पा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। और वी ईट, हम लोग खाते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स खाते हैं दोस्तों। क्या खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 ही कैटेगरी में हम लोग लेते हैं, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं, जो हम लोग ग्राम में लेते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा-बड़ा, ठीक है? माइक्रो मतलब छोटा-छोटा। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग मिलीग्राम में लेते हैं। अच्छा, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, उनमें एक आता है आपको कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है लिपिड्स। लिपिड्स को हम लोग फैट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फैट भी बोल देते हैं। इन तीनों चीज़ें से हम लोग को क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है दोस्तों? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड्स या फैट से, इनसे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये हमको एनर्जी देते हैं। जब हम लोग ये सब खाते हैं, डाइट लेते हैं प्रॉपर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, तो इससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी दोस्तों, ठीक है? अच्छा, ऐसे विटामिन्स वगैरह होती हैं, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार करके लिख सकते हो। भाई, किससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है? विटामिन से एनर्जी हमको नहीं मिल रही है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई विटामिन से क्या एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। ऐसे ही हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग क्या लेते हैं? मिनरल्स वगैरह लेते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना? फास्फोरस वगैरह, ये Fe, आयरन वगैरह, ये सब क्या है? मिनरल्स ही तो हैं दोस्तों। वाटर, अच्छा वाटर में हम एनर्जी नहीं होती है, ठीक है? कोई बोलता है, आपने देखो अक्सर सुना होगा कि भई हमको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, कहते नहीं हमको थोड़ा पानी दे दे, मेरे अंदर एनर्जी बची नहीं है, भाई पानी दे दे मुझे, पानी पी के मुझे एनर्जी आ जाएगी। तो दोस्तों ये मिथ है, हमको वाटर से एनर्जी नहीं मिलती है। वाटर के अपने और भी बहुत सारे काम हैं, भाई हमारी बॉडी को ग्लो वगैरह, हमारी बॉडी वाटर होल्ड करती है ना? हमारी बॉडी को और भी बहुत सारे फंक्शन करती है, जिसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर का काम एनर्जी गिविंग नहीं है, तो वाटर से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो 2 चीज़ें आपको इसमें पता चली। इस स्लाइड से क्या-क्या पता चला? अगर मैं समराइज़ करूँ, पहली चीज़ कि भई हमारे को जो एनर्जी हमको मिलती है, या हम जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 चीज़ों से हमको एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज़ हमको पता चली कि जो विटामिन होती है, विटामिन्स होते हैं और वाटर होते हैं, इनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, नो एनर्जी, इनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है? 2 चीज़ हमको पता चल गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स आते हैं। माइक्रो में जो भी तुम्हारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो सब माइक्रो में आते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, यहाँ पर हमने बोल भी दिया है कि जिस चीज़ से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म होता है, वो हमें एनर्जी देते हैं। जिस चीज़ को हम पचा पाते हैं, चयापचय कर पाते हैं ना, वो हमको क्या बोलते हैं? उनसे हमें एनर्जी मिलती है। सिंपल बात थी। इतना हमने पढ़ लिया। चलिए, ये तो बेसिक बात है, मैंने आपको बता दी। इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब वन बाय वन हमको सब सब कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। जितनी भी जानकारी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, सभी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या-क्या होता है, देखिए। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की दोस्तों बात करूँ, तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कॉमन नेम क्या होता है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या होता है दोस्तों? शुगर होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो, इसके अंदर जो एलिमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, वो CHO, ठीक है? अच्छा, रेशियो इसका इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1:2:1 में होनी चाहिए। 1:2:1 में होनी चाहिए। अच्छा, ये है क्या? देखो, कार्बन का, है ना? और एक है H2O वाटर का, ये होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज़, देखो ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो 1:2:1 में होना चाहिए, ठीक है? इस बात को आपको याद रखना है। तो सिंपल आपको ये रेशियो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 में होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? बायोमोलेक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बायोमोलेक्यूल्स होते हैं।
अच्छा, इनसे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है? 4.1 से 4.5 कैलोरीज़ होती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या-क्या होता है दोस्तों? 4.1 से लेके 4.5 कैलोरीज़ तक हो सकती हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? बायोमोलेक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अगर रेशियो अगर आप पूछ लें एनिमल्स का रेशियो, तो 1:2:1 में होता है। अगर इसकी यूनिट्स के बारे में आपसे पूछ लें, तो क्या क्या होती है इसकी यूनिट? सैकराइड। क्या होती है इसकी यूनिट? सैकराइड, ठीक है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ-कहाँ मिलता है? भाई ब्रेड में मिल जाता है, रोटी में मिल जाता है, फ्रूट्स में मिल जाता है, स्वीट्स जितनी भी शुगर, जैगरीज़, गुड़ वगैरह जिसको बोलते हैं, हनी वगैरह, ठीक है? इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बहुत सारी बातें पता चल गई। भाई बायोमोलेक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, रेशियो आपको पता चल गया 1:2:1, सोर्सेज़ के बारे में पता चल गया भाई ब्रेड वगैरह, रोटी, ब्रेड, फ्रूट, स्वीट्स, जैगरी, हनी इन सब से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। दूसरा कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हमको? एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। 1 ग्राम में कितने होते हैं? 4.1 से लेके 4.5 आपको कैलोरी मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? सैकराइड होती है, ठीक है? अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग रोटी ही खा रहे हैं, इसका डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है? देखो, सबसे पहले हम लोग जो भी खाना खाएँगे वो माउथ में जाएगा, हमारे मुँह में जाएगा। उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज, हमारी जीभ में जो सलाइवा होता है ना, उसमें जाएगा, है ना? इसमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं। फिर पार्शियली डाइजेशन होगा उसका, समझ आया दोस्तों? फिर ऐसे ही देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ड्यूोडेनम पार्ट में जाएगा, फिर अमाइलाइज़ में और कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। समझ आ गया? कुछ नहीं। देखो, कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी भाई मुँह मुँह में जाता है, फिर पार्शियली डैमेज होता है, तुम्हारी छोटी इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ड्यूोडेनम पार्ट में जाएगा, फिर ठीक है, उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन होगा। अच्छा, ये प्रोसेस है, इसको आप लोग अभी स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ना, कि किस तरीके से हमारे खाने को खाते हैं, मुँह से होते हुए हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में होते हुए हमारी छोटी आँत में जाता है ना? फिर बहुत घंटे के लिए खाना पड़ा रहता है, कौन-कौन से उसमें एंजाइम्स होते हैं जो पचा वो सारी प्रोसेस जो है ना, वो हम डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग अभी स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, जो हमने यूनिट के बारे में डिस्कस किया था वही कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं सैकराइड्स। क्या बोलते हैं? सैकराइड। ये यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। अभी हमने बात बात की थी भाई कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सैकराइड। अच्छा, सैकराइड 3 होती हैं। एक होती है मोनोसैकराइड, एक होती है ओलिगोसैकराइड। ज़्यादातर बुक में आपको डाइसैकराइड भी देखने को मिल जाती है, ठीक है? तो क्या होती है? ओलिगोसैकराइड और एक होती है पॉलीसैकराइड। अच्छा, ये बात आप सभी को पता है, मोनो माने क्या होता है? 1, डाई माने क्या होता है? 2, पॉली माने क्या होता है? 1, 2 से ज़्यादा, है ना? पॉली में बहुत सारे आ जाते हैं, है ना? मोर देन 10, 10 से ज़्यादा मान लो, 10 से ज़्यादा इन्फिनिटी तक, ये चीज़ें आप लोग पहले से जानते होंगे, तो इसी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। मोनोसैकराइड क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें सिंगल सैकराइड होती हैं। क्या होते हैं? ऐसी कार्ब जो सिंगल सैकराइड से बने होते हैं, उनको मोनोसैकराइड बोल दिया। अच्छा, ये कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकराइड सबसे सिंपल होती है। क्यों? क्योंकि एक ही सिंगल सैकराइड से बने होते हैं वो, इसीलिए। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हो गए और इनसे हम क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी तुरंत मिल जाती है। जैसे हम लोग ग्लूकोज़ पीते हैं, तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती है। ऐसे ही फ्रक्टोज़ हो गया, गैलेक्टोज़ हो गया, ये सभी क्या हो गए? इसके एग्ज़ाम्पल्स हो गए, ठीक है? और ये सब क्या होते हैं? नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। यूनिट होती है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मोनो, डाई और पॉली या फिर मोनो और ऑर्गेनो ओलिगोसैकराइड जिसमें 2 या 9 के बीच में होते हैं। अच्छा देखो, मोनो में तो 1 हो गया, डाई में या फिर ओलिगोसैकराइड में क्या होते हैं? 2 और या फिर 9, ठीक है? इन 2 या 9 से बीच में जितने भी होते हैं, वो आपके ओलिगोसैकराइड के अंदर ही आते हैं और 10 से ज़्यादा वो सारे पॉलीसैकराइड के अंदर होते हैं। देखो मोर दैन 10 टू इंफिनिटी और इसको ये भी सैकराइड की यूनिट होती है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आते हैं। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनो में आ गए और बहुत ज़्यादा होंगे 10 से ज़्यादा तो वो कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा। ये छोटी-मोटी बातें हैं, आपको ऑलरेडी पता है।
अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। देखो ग्लूकोज को आप अच्छी तरीके से समझना, ये ग्लूकोज क्या है इसको देखिए दोस्तों। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, C6H12O6। ये सभी लोगों को पता रहता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज हमें मिलता कैसे है, भाई जूसेस से मिल जाता है, फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनसे हमें ग्लूकोज मिलता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने बात कर लिया, C6H12O6 होता है। अच्छा ये हमको क्या देते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती है किससे, ग्लूकोज से, ठीक है। और सबसे ज्यादा, भाई सबसे ज्यादा जो इंस्टेंट एनर्जी देता है वो होता है ग्रेप्स, अंगूर जो होते हैं ना, अंगूर आपने पढ़ा देखे होंगे, खाए होंगे, है ना वो। और नेचुरल शुगर मिलती है इसके अंदर, ठीक है। यूनिट अगर हम बात करें तो 1 ग्लूकोज की यूनिट यूनिट में देखो 4.1 से लेकर 4.5 तक कैलोरीज होती हैं। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए ग्लूकोज के अंदर, है ना। ये ग्लूकोज के अंदर क्या, इतना ही पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये हमको क्या देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ग्लूकोज हमको मिलता किस किस से, जूस से मिलता है, फ्रूट्स वगैरह से मिलता है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा तो हमें ग्रेप से मिलेगा। और हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई इसमें कितनी कैलोरीज होती है, 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर 4.1 से लेके 4.5 कैलोरीज तक होती है। इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए। सेकंड हमने एग्जांपल की बात करी थी फ्रक्टोज, है ना। देखो ये फ्रक्टोज के बारे में बात की थी, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, मोनोसेक्राइड पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। देखो फ्रक्टोज देखते हैं हम। फ्रक्टोज क्या है, ये नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठी शुगर होती है लेकिन नेचुरल होती है। शुगर कैन शुगर भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक, गन्ने वगैरह आपको पता होगा। ये होगी फ्रक्टोज के बारे में। ऐसे ही गैलेक्टोज होते हैं। गैलेक्टोज हमको मिल्क में मिलता है देखने को। जो मेन मेन बात है वही आपको बताई जा रही है। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया, जो हमारा हमने मोनोसेक्राइड पढ़ी थी वो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड अगर हम बात करें तो हमने पढ़ी थी ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। कभी कभी आपको डाइसेक्राइड भी देखने को मिलता है ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही। इसके अंदर मैंने कितना बताया था आपको, 2 से लेके 9, ठीक है। 2 से लेके 9 जो आते हैं। देखो मोनो माने एक होता है, ओलिगो माने 2 से लेके 9 तक आते हैं। और 9 के बाद जितने भी होते हैं वो आपको पता ही है पॉलीसेक्राइड के अंदर आते हैं। कभी कभी बुक में आपको डाइसेक्राइड भी देखने को मिलता है। तो डाई, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, सबको पता होगा। 4 टेट्रा होता है, 5 पेंटा होता है, 6 हेक्सा हेक्सा होता है, 7 क्या होता है, हेप्टा होता है, 8 ऑक्टा होता है, 9 नौका होता है ना। इस तरीके से आपको सभी को पता होगा। तो ये हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसको हम लोग डाइसेक्राइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हमारा सबसे ज्यादा यूज होती है यही वाली ओलिगोसेक्राइड, है ना। तो इसमें इसीलिए डाइसेक्राइड को डेली लाइफ में यूज होती है, इसीलिए हमने इसको डाइसेक्राइड बोल दिया। अच्छा ये बनती कैसे है, जब दो मोनो आपस में मिल जाएंगी, जब दो मोनोसेक्राइड मिल जाएंगी आपस में तब क्या बनेगी, डाइसेक्राइड बन जाएगी, ठीक है। एक मोनो प्लस दूसरी मोनो तो बन जाएगी डाइसेक्राइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। देखो इनके अंदर कार्बन नंबर प्रेजेंट किसी में मनुष्य, देखो कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता इसके अंदर, इसमें पेंटोज शुगर में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। देखो कार्बन 6 हेक्सो शुगर हो गया, समझ आया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या है, पेंटोज शुगर की अगर मैं बात करूं, इसको हम राइबोज शुगर भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हेक्सोज शुगर जो होती है ये ग्लूकोज होती है, आपको पता है, C6H12O6। कार्बन कितनी है इसमें, 6 है, तो इसीलिए हेक्सोज हो गई। ऐसे ही पेंटोज शुगर है, इसको राइबोज शुगर बोलते हैं। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट बात है क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि पेंटोज शुगर किसको बोलते हैं, राइबोज शुगर को बोलते हैं। ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमसे पूछा जाता है हेक्सोज शुगर है, इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमसे पूछा जाता है। अच्छा ऐसी कौन सी होती है जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट रहते हैं, वो होती है पेंटोज शुगर, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं प्रेजेंट होती है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, लैक्टोज, मेल्टोज और सुक्रोज। ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एग्जाम्पल बोल दिया जाएगा, लैक्टोज किसका एग्जाम्पल आप बता दोगे, ओलिगोसैकराइड यानी कि डाइसैकराइड का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये 3 एग्जाम्पल है हमारे, लैक्टोज, मेल्टोज और सुक्रोज। ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं।
जैसे देखो लैक्टोज, लैक्टोज से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई, इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। मल्क 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल होता है गैलेक्टोज का, तब बनता है लैक्टोज। समझ आया भाई? एक मोनोसेकेराइड यानी कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया और 1 मॉलिक्यूल हमने किसका लिया, गैलेक्टोज का लिया, दोनों को प्लस किया तो हमारा हमको क्या मिल गया, लैक्टोज मिल गया। ठीक है, और इसको हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड हमने एग्जांपल दिया था मेल्टोज का। अच्छा, मेल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर बोलते हैं। आलमंड शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ब्रेन के लिए अच्छी रहती है। किसके लिए अच्छी रहती है? ब्रेन के लिए अच्छी रहती है। अच्छा, ये बनता कैसे है? 1 ग्लूकोज का और 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज जब मिल जाते हैं तब माल्टोज बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था सुक्रोज। सुक्रोज, इसको हम टेबल शुगर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टेबल शुगर बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। आप लोग देख लेना, कॉपी वगैरह अपने उठा के, वहां पर आपको टेबल शुगर जरूर देखने को मिलेगी। तो ये क्या बोलते हैं इसको? हनी शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज के अंदर आती है। ये कैसी है? डाइसेक्राइड है। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है, बनती कैसे है भाई? एक ग्लूकोज का ले लिया, एक फ्रक्टोज का ले लिया, सुक्रोज बन जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब अब हम लास्ट पढ़ेंगे अपनी पॉलीगोसैकेराइड। देखो, पॉलीगो पॉलीसैकेराइड। अच्छा देखो, 10 से जितनी भी ज्यादा होती है, 10 से इन्फिनिटी तक, ये सब इसी के अंदर आती हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है सी, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि 10 से ज्यादा है। सिंपल होती तो मोनो में आती है ना, और जो 10 से ज्यादा आ रही है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, यूनिवर्स में या तो रिवर्स फॉर्म में मिलेगी या स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या तो रिवर्स फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, रिवर्स मतलब रिजर्व, रिजर्व, जो हम रिजर्व, सॉरी रिवर्स नहीं है दोस्तों, रिजर्व होता है, रिजर्व। या तो रिवर्स रिजर्व फॉर्म में मिलेगी या आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेगी। दो ही फॉर्म में आपको मिलेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे? जो स्टोरेज की फॉर्म में जो होती है ना वो। रिजर्व माने आपको पता है, रिजर्व करके रख लेते हैं, कोई चीज हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, वही चीज है। रिजर्व और स्टोरेज आपको याद रखना है। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च कहाँ मिलता है? पोटैटो में, मक्का में, है ना, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। प्लांट में स्टार्च की बात करूं, सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पर सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। अच्छा, लीफ में बनता है। कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। अल्फा ग्लूकोज हो गया प्लांट की रूट में। ठीक है, समझ आ गया? ये छोटी सी बात समझ आई? नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहला एग्जांपल तो हमारा स्टार्च हो गया। सेकंड एग्जांपल है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम अल्फा ग्लूकोज एन भी बोलते हैं। क्या? अल्फा ग्लूकोज एन। अच्छा, ये कहाँ कहाँ? एनिमल्स और ह्यूमंस का रिजर्व फूड है ये। ठीक है, कहाँ स्टोर रहता है? लीवर के अंदर स्टोर रहता है। अल्फा ग्लूकोजन एन कहाँ स्टोर रहता है भैया? रिजर्व फूड होता है और हमारे लीवर में स्टोर रहता है। ठीक है, एनिमल के लीवर में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इंसुलिन। 3 एग्जांपल हो गए। एक तो आपको स्टार्च हो गया देखने को मिला, नेक्स्ट हमारे पास ग्लूकोजन देखने को मिला, नेक्स्ट हमारे पास क्या देखने को मिला? इंसुलिन, है ना, इनुलिन, इनुलिन, इनुलिन। ठीक, ये कहाँ? तो डहलिया प्लांट, डहलिया प्लांट आपने देखा होगा, है ना, फूड जो होता है उसमें इनुलिन कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन नहीं इनुलिन, बिकॉज इट इज मेड ऑफ फ्रक्टोज। क्योंकि ये किससे बना होता है? फ्रक्टोज से बना होता है। तो आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्लाइड में आपको याद रखनी है कि भाई ये जो पॉलीगोसैकेराइड है, पॉलीगोसैकेराइड के अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। सेकंड बात, भाई रिजर्व और स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये हमको मिलता है। रिजर्व और स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमको मिलता है। और इसमें क्या याद रखना है? इनके तीनों एग्जांपल याद रखने हैं भाई, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन। स्टार्च आपको जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, स्पेशली उनकी लीव्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और स्टार्च आपको पोटैटो वगैरह इन सब में भी पाया जाता है। ग्लाइकोजन की बात करें, ये एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर लिवर में पाया जाता है। ठीक है, लिवर में स्टोर होता है। इनुलिन की अगर हम बात करें तो डहलिया प्लांट होता है, पौधा जो होता है, आपने देखा होगा गुड़हल की फूल जिसे हम लोग उसकी तरह होता है ना, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। और ये किससे बना होता है? फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है।
इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो सेल्यूलोज, अगर हम स्ट्रक्चर वाले की बात करें, ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ फोर्थ है हमारे स्ट्रक्चर वाले में, तो उसमें है सेल्यूलोज। ये भी पॉलीसेकेराइड होती है, इसको भी कॉम्प्लेक्स सेकेराइड हम लोग बोलते हैं, है ना। इसका क्या होता है, बीटा ग्लूकोज एन। ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, सेल के में, सेल वॉल में मिलती है। सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसको कवर करती है, उसमें देखने को मिलती है। अब देखो मेन मेन बातें हैं, जैसे देखो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, सबसे पहली बात ये सेल्यूलोज होती है, ये हमारी बॉडी में क्या नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही हमारी बॉडी के अंदर। और एनिमल डाइजेस्ट कर लेते हैं, गाय, देखो गाय भैंस भूसा वगैरह खाती है, हम तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये इसीलिए मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होती है ये, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है काइटिन। काइटिन CHITIN, ये आपने बहुत देखा होगा। ये कहाँ मिलता है, फंगी में मिलता है दोस्तों। और ये किससे बना होता है, फंगी सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल से बनी होती है। और इसका जो देखो काइटिन, देखो NAG आपको दिख जाए ना, तो इसका याद रखना है N एसिटाइल ग्लूकोसमाइन, ये वर्ड याद रखना है दोस्तों, इसी में इसी से मिलकर क्या बनता है, काइटिन। तो इतनी सी बात आपको स्लाइड में याद रखनी थी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है क्या, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो एस्पर्टिन, एस्पर्टिमेम, है ना, और सुक्रालोज और सैकराइड, ये तीन होते हैं, ये मैन मेड होते हैं और ये डायबिटीज कॉज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, आपको पता है आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट लेने से डायबिटीज वगैरह भी हो सकती है। और इसका सबसे, देखो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, एस्पर्टाइम, है ना, फिर सुक्रोज, सेक्रोलोज हो गया, और आपका सेक्राइड, इन तीनों को आपको याद रखना है, इनकी वजह से डायबिटीज हो सकती है। ये मैन मेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मैंने इंपोर्टेंट करके नोट में डाल के बात लिख रखी है। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ना? तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ही हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। तो यही बात है, देखो इफ कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज़, अगर कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज़ हो जाती है ना? तो एनर्जी भी कम हो जाएगी और हम काम भी बहुत कम कर पाएँगे, काम करने की कैपेसिटी होगी, वो भी लो हो जाएगी, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपकी डाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इतना ही था दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट था, यानी कि जो हमारी पहली जो चीज़ थी कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया। एक बार समराइज़ अगर करना चाहो तो कर सकते हो। हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले मोनोसैकेराइड पढ़ी, फिर ओलिगोसैकेराइड पढ़ी, फिर पॉलीसैकेराइड पढ़ी और उनके एग्ज़ाम्पल्स वगैरह भी पढ़े, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से समझ ली, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर। तो चलिए, प्रोटीन को देखते हैं। सबसे देखो मैं जो पढ़ाऊँगा उतनी-उतनी बातें बस आपको याद रखनी है, ज़्यादा बातें आपको याद रखनी ही नहीं है। सबसे पहली बात, हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। देखो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इस नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। तो अगर ये भी बोला जा रहा है तो इसको आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमको 4.1 से 4.3 कैलोरीज मिल जाती हैं। कितनी कैलोरीज मिल जाती हैं, 4.1 से लेके 4.5 तक कैलोरीज मिल जाती हैं दोस्तों। अच्छा, ये कैलोरीज क्या होती हैं, जब आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है तो आप लोग अपना बीएमआर कैलकुलेट करते हो, पहले बीएमआर कैलकुलेट करने के बाद ही सारी जानकारी आप लोग लेते हो। तो आपको ध्यान होगा कैलोरीज क्या होती हैं। कैलोरीज के जैसे हमारी, फॉर एग्जांपल मेरी जो बॉडी है और उसको, अगर मेरा वेट मान लो 60 है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट 60 है और मेरे को बॉडी गेन करनी है, यानी कि बॉडी वगैरह थोड़ी बहुत बनानी है,
और मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000। तो मुझे बॉडी बनाने के लिए 2000 से ज़्यादा मेंटेनेंस कैलोरी लेनी पड़ेगी। और वो मिलेगी कहाँ से? जब हम खाना वगैरह खाएँगे, तो इन सब से हमें मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह से हमको कैलोरी मिलेगी, ठीक है? और अगर 2000 से ज़्यादा मुझे मिल गई तो मेरा वेट गेन होगा, 2000 से कम मिल गई तो मेरा वेट लॉस होगा, और 2000 ही मिलती रही तो मेरा जैसा जो वेट है उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से कैलोरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए भैया, प्रोटीन के अंदर 4.1 से लेके 4.3 कैलोरीज़ होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन। और देखो, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंने पहले दिन ही बताया था। ये क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो इस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये इसके अंदर अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। जैसे देखो, ये एक अमीनो एसिड्स है, ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, ये सभी अमीनो एसिड को जब हम मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। अब ये अमीनो एसिड बहुत सारे ये दोस्तों हमारे पास हैं, ये इस तरीके से, ये जो जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो बॉन्ड होता है उससे जुड़ते हैं, और इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं ये, ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो या पेप्टाइड लिंक बोल दो। तो इस चीज से आपको, इस स्लाइड से आपको क्या देखने को मिला? सबसे पहली बात, 1 ग्राम प्रोटीन में हमको 4.1 से लेके 4.5 कैलोरीज होती है। दूसरी बात, प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। अच्छा, ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंक से जुड़े होते हैं। अच्छा, प्रोटीन होता क्या है? ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन, कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या? कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात हमारे पास, भाई इसकी डिस्कवरी किसने की थी प्रोटीन की? मुडलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने, है ना? टर्म किसने दिया था? बर्जीलियस ने। देखो स्पेलिंग साफ नहीं दिखाई दे रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्जीलियस, इन्होंने इसका टर्म दिया था, ठीक है? स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो पॉलिंग ने दिया था। किसने? पॉलिंग ने, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है, देखो ये कार्बन है, कार्बन देखो जुड़ा हुआ है ना, कार्बन बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है लेकिन कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो ये कार्बन ये है। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है? NH2 ये, और इधर COOH, ठीक है? ये आपको जुड़ा हुआ मिल गया। अब देखना, ध्यान रखना कि भाई इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों चार्ज होते हैं, ये बात आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड्स की, तो ये आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाएगा। जो चीज मेन पूछी जाएगी वो यही पूछी जाएगी, भैया डिस्कवरी किसने की थी, टर्म किसने दिया था, स्ट्रक्चर किसने बताया था, है ना? और कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, उन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। इसके अंदर एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखो NaCHO, ये एलिमेंट्स होते हैं, इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है? अच्छा, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं, इसलिए एसिडिक और बेसिक, इसमें कौन से मॉलिक्यूल मिलते हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एम्फोटेरिक। कौन से मॉलिक्यूल्स? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। ये आपको तो जनरल बातें भी पता होनी चाहिए भैया, आपके घर पे घर वाले भी हैं, है ना? आपके हो सकता है बहन वगैरह हो, है ना? तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, जो बच्चा बच्चा छोटा होता है ना, बिल्कुल नवजात शिशु होता है ना? तो उसको प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए होती है अपने वेट के अकॉर्डिंग। कितनी? 2 ग्राम पर केजी, पर केजी में 2 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए ही होती है, जब छोटा छोटा बेबी होता है ना? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कल ही मेरे भाई है मौसी का लड़का, उसका बेबी हुआ है, बहुत सुंदर बेबी हुआ है, तो उसको भी अभी 2 ग्राम, है ना,
पर केजी प्रोटीन चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू वेट के अकॉर्डिंग। जब एडल्ट एज होती है यानी 18 प्लस हो जाते हो आप, तो हमको हमारी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए होती है 0.8 ग्राम पर केजी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, जिसका बेबी होने वाला होता है, प्रेग्नेंट होती है, उनको पर डे कितनी प्रोटीन चाहिए होती है? 55 से 70 ग्राम। 55 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है पर डे। क्यों चाहिए होती है इतनी? क्योंकि भाई उनके अंदर बेबी भी होता है, उसको भी तो प्रोटीन चाहिए होती है। हाँ, तो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को 55 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है पर डे चाहिए दोस्तों ये। एडल्ट जो मैन होते हैं, ठीक है, अडल्ट एज में तो 18 प्लस जो भी इतने में आ गए, फिर अडल्ट जो मैन होते हैं उनको 0.6 से 0.7 ग्राम प्रोटीन पर केजी चाहिए होती है। कितनी? 0.6 से 0.7 ग्राम पर केजी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने फैक्ट वाइज लिख के लाया हूं आपके लिए। अच्छा, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल जाती है, सोर्सेज क्या है इसके? आपको पता है, जो फिश खाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ज्यादातर फिश वगैरह भी खाते हैं ना, मीट मांस मच्छी वगैरह जो भी खाते हैं, तो उनसे उनको क्या मिलती है? सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलती है। इसी तरीके से देखो, फिश से प्रोटीन मिल जाती है। अच्छा, सोयाबीन से प्रोटीन मिल जाती है आपको, आलमंड से भी प्रोटीन मिल जाती है, मिल्क से मिलती ही है, चिकन चिकन का जो ब्रेस्ट खाते हैं, चिकन ब्रेस्ट खाते हैं हम लोग, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको चिकन ब्रेस्ट बहुत ज्यादा वो प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। वे प्रोटीन तो वो लेते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। चीज से मिल जाते हैं, कॉटेज चीज से, ब्राउन राइस से थोड़ी बहुत प्रोटीन आपको मिल जाती है, और एग से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलती है। एक एग में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होती है दोस्तों। तो एग भी बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अच्छा, प्रोटीन करता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जिम पर गए, और जिम पर करने के बाद हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज करने के बाद हमारी जो मसल्स है वो फटीग हो गई, है ना। हमारी मसल्स क्या फटीग हो जाती है, हमारी दर्द, जब स्टार्टिंग में जिम जाते हैं तो दर्द वगैरह होता है पूरी बॉडी के अंदर। उस दर्द को कम करने के लिए, जो हमारी मसल्स फटीग हुई हैं, उसको रिपेयर करने के लिए, हल्की फुल्की तो डैमेज हुई होंगी, उनको रिपेयर करने का काम जो करती है वो प्रोटीन ही करती है। तो प्रोटीन वुंड हीलिंग में भी काम करती है। तो प्रोटीन इसीलिए जरूरी होती है, इसीलिए जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन की उन्हें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी मसल्स ज्यादा अच्छी डेवलप हो सकें और ज्यादा मस्कुलर वो दिखें। तो इसीलिए इन सब अच्छी डाइट का वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो वेजिटेरियन होते हैं, उनको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलती है? उनको सोयाबीन से मिल जाती है, पल्सेस दालों से मिल जाती है, ये सारे सोर्सेज हैं। पनीर से मिल जाती है ना। तो इन सब चीजों से वो अपनी प्रोटीन की मात्रा पूरी कर लेते हैं। देखो, पनीर पनीर की अगर मैं बात करूं, 100 ग्राम पनीर में अप्रोक्स 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होती है। पनीर में, अगर पनीर आपके पास 100 ग्राम पनीर है, तो 100 ग्राम पनीर में अच्छा पनीर होना चाहिए। पनीर तो आजकल देखो बहुत सारे नकली भी पनीर आने लगे हैं, कितने नकली पनीर पकड़े जा रहे हैं, है ना। तो अगर अच्छा पनीर है, गुड पनीर है, तो उसमें आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी कभी कभी पेटीज खाने जाता था, तो वहां पर एक बंदा रेगुलर मिलता था मुझे। जब भी मैं जाता था मुझे मिलता था, वो क्या करता था, केवल पनीर ही खाने आता था, पनीर के साथ अपनी एक फ्रूटी पी और खा के चला गया। तो उस टाइम वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहा था। तो यहाँ से आपको समझ आ गया भाई, 100 ग्राम पनीर चाहिए होता है हमको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन के लिए। अच्छा, एक एग में ये 65 से 68 ग्राम लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ। एक एग में, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। दोस्तों सही है, ये 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होती है एक एग में। ठीक है, मीडियम साइज एग में लगभग 50 ग्राम के औसतन में 6-7 ग्राम प्रोटीन होती है। ठीक है, 6-7 ग्राम आपको पता होगा। तो ये गलत गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो एक एग में आपको पता चल गया। सोयाबीन में 100 ग्राम में अप्रोक्स 65 से 45 ग्राम आपको प्रोटीन देखने को मिल जाती है। ऐसी अगर मैं बात करूं हमारे हेयर और नेल्स, जो आपके हेयर्स होते हैं और क्या होते हैं, नेल्स होते हैं दोस्तों, इसमें अल्फा कैरेटीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? अल्फा कैरेटीन।
इस बात को आपको याद रखना है, अल्फा कैरेटिन ये प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो अमीनो एसिड्स की हमने बात करी थी, तो अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20 होते हैं। देखो जो इसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी क्या बनाती है, खुद बनाती है या हम बाहर से लेते हैं, देखो दो ही होते हैं, एक तो हमारी बॉडी खुद से प्रोटीन बना लेती है, अमीनो एसिड्स खुद से बना लेती है, और कुछ हमें बाहर से अमीनो एसिड्स लेने की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। तो अमीनो एसिड 20 होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल 11 होते हैं और एसेंशियल 9 होते हैं। अच्छा, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, जो बॉडी खुद बनाता है, बॉडी खुद बनाता है वो नॉन एसेंशियल हो गए, और जो बॉडी खुद नहीं बनाता है और अपनी डाइट से लेता है, बाहर से लेता है, डाइट से लेते हैं, तो उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा देखने को मिलता है आपको। जैसे मकड़ी का जाल होता है, उसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन मिलती है, हेयर्स और नेल्स में अल्फा कैरोटीन मिलती है, ऐसी मिल्क में कैसीन, ये इसमें इंपॉर्टेंट मार्क लगा दो भाई, कैसीन वाला बहुत पूछा जाता है। मिल्क में क्या मिलता है, कैसीन, मिल्क में क्या मिलता है, कैसीन। एग में क्या देखने को मिलता है, एल्ब्यूमिन, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ब्लड में ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्लाज्मा में थ्रोम्बीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम फेब्रिनोज भी बोलते हैं। ऐसे पल्स में आपको क्या मिल जाता है, प्रोलिमिन, ठीक है, बोन्स में आपको ओसिन, मसल्स में एक्टिन और माइसिन। तो कुछ आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, जो मैंने स्टार लगाया है, मिल्क, एग, ब्लड, प्लाज्मा, है ना, इनको आपको याद रखना है, हेयर और नील्स में याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये मैंने भी देखे हैं, जो पीवाईक्यू सॉल्व किए थे उसमें देखने को मिले थे सारे के सारे। अच्छा, ये सारी बातें हमने देख ली प्रोटीन के बारे में। अब हम देखते हैं कि भाई फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इसको देख लीजिए। देखो प्रोटीन हमको क्या देता है, एनर्जी देता है, प्रोटीन हमको एनर्जी देता है, ठीक है भैया, प्रोटीन खा के हमको एनर्जी भी मिल जाती है, और मसल्स रिपेयर में भी प्रोटीन हमारी हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, एंजाइम से मिलके बना होता है, ठीक है, प्रोटीन मिलके नहीं, एंजाइम्स जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। अच्छा, हार्मोन्स फॉर्मेशन में भी कौन सी, पेप्टाइड हार्मोन फॉर्मेशन में हमारा प्रोटीन हेल्प करती है, यही फंक्शन होता है भाई हमारा, है ना। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, इसमें भी हेल्प करती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी प्रोटीन हेल्प करती है, मसल्स फॉर्मेशन में, हमारी मसल्स वगैरह बनाने में प्रोटीन हेल्प करती है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला जाता है किसको, प्रोटीन को, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, सब में क्या प्रोटीन ही हेल्प करती है। वुंड हीलिंग में, यानी घाव वगैरह भरने में प्रोटीन हमारी हेल्प करती है। और अगर हम बात करें, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, ये गलत है, सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया, जो एंजाइम्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन से मिलके, एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन से मिलके, तो इसीलिए ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, सारी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं हो सकती, क्योंकि एंजाइम्स, जबकि एंजाइम सारी प्रोटीन हो सकती है, ये बहुत कंफ्यूजन करता है, इसको आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि भैया प्रोटीन की किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए या एक्सेस हो जाए, या प्रोटीन ज्यादा मात्रा में हम लोग लेने लगे, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी को चाहिए मान लो 10 ग्राम प्रोटीन या 20 ग्राम प्रोटीन, और हम उससे कम ले रहे हैं प्रोटीन, तो हमको क्या परेशानी हो जाएगी, है ना। एक बच्चे को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, नवजात शिशु को, उसको कम मिलने लगे तो क्या परेशानी आपको उसको देखने को मिलेगी, या ज्यादा मिल जाए तो क्या परेशानी देखने को मिलेगी, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, देखो सबसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है, तो अगर प्रोटीन उनको ज्यादा ना मिले, कम मिलने लगे, डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन की, तो उनमें ख्वाहिश, ये वाली चाइल्ड में बीमारी हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ख्वाहिश सौर कर, ख्वाहिश सौर कर, ये बीमारी हो जाती है उनको, बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट, मेरस्मस, ये एक बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। और कैसिया, क्या बोलते हैं, कैचियसिया,
प्रोटीन बोन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये 3 बीमारी के नाम लिखे हुए हैं। तो ये बच्चों में हो जाती है कब, जब प्रोटीन उनको सही मात्रा में ना मिले। एक ख्वासकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैरस्मस, ठीक है, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर पूछी जाएगी आपसे, तो इसको तो आपको याद रखना है। सिम्टम्स अगर मैं बात करूं, इन सब के सिम्टम्स क्या होते हैं भैया, मून फेस हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, स्वेलन एब्डोमेन हो जाता है, ठीक है, अनीमिया हो जाता है। ये सब जो सिम्टम्स है किसके हैं, ख्वासकर करके, ठीक है। चेहरा ऐसे मून की तरह गोल गोल होने लगता है, फैट लिप, मतलब देखो ख्वासकर में क्या होता है, चेहरा गोल हो जाएगा, पेट उनको बाहर निकल जाएगा, ज्यादा पेट बाहर निकल जाएगा, हड्डी सूखी हड्डी हो जाती है ना, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो है मेरस्मस, इसमें क्या होता है, इसमें जो फेस होता है ना पतला एकदम से, झुर्रियां पड़ जाती हैं, लटकने लगती है ना, तो ये सारी बीमारी मेरस्मस में हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीमारी के बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर प्रोटीन हमारे पास ज्यादा हो जाए, ज्यादा मिल जाए, तो देखो NH2, आपने देखो प्रोटीन में क्या देखा था, प्रोटीन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था आपने, तो C देखा था, C से इधर COOH और इधर NH देखा था आपने। देखो मैं दिखाता हूं आपको, हमने ये पढ़ा था NH2 COOH R और H, ठीक है, ये आपने देखा था। तो प्रोटीन अगर ज्यादा मिल जाए तो इसका मतलब NH2 उनको ज्यादा मिल जाएगा, सही बात है गलत बात है, देखो NH2 की जो मात्रा वो ज्यादा हो जाएगी, और इसमें H पॉजिटिव भी ज्यादा अगर आप मिला दोगे तो अमोनिया ज्यादा हो जाएगी, और वो हमारे लिए क्या होती है, टॉक्सिक होती है, यानी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो अमोनिया से क्या हो जाएगा, हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, और हार्ट भी डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए प्रोटीन ज्यादा मात्रा में भी लेना सही नहीं होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों प्रोटीन के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फैट से। देखो फैट को हम लोग क्या बोलते थे, लिपिड भी बोलते हैं। सबसे पहली बात, अगर लिपिड देखने को मिल जाए तो भी घबराना नहीं है, फैट ही है, ठीक है। फैट को लिपिड्स और फैट दोनों चीज से हम लोग बोल सकते हैं, कभी आपको लिपिड देखने को मिल जाएगा, कभी फैट देखने को मिल जाएगा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा अक्सर फैट ज्यादा जमा होने से चर्बी हमारी बढ़ जाती है, बॉडी अनहेल्दी कंडीशन में हो जाती है अगर फैट आपकी बॉडी में ज्यादा है। तो डाइट भी हमको प्रॉपर ऐसी लेनी चाहिए कि सब कुछ मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, ना ज्यादा कार्ब लेना चाहिए, कार्ब ज्यादा लोगे तो भैया मोटे ज्यादा हो जाओगे। फैट भी नहीं लेना चाहिए ज्यादा, ओवर फैट लोगे तो चबी चबी से दिखोगे, है ना। और प्रोटीन जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी ही लेनी चाहिए, अगर कम मिलेगी तो कुछ ना कुछ बीमारी देखने को मिलेगी। कल हमने बात कर ही ली थी इस सब चीजों के बारे में। आज हम लोग फैट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फैट क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो सबको पता है। ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, इससे भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और मैं यूं कहूँ फैट से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा कैलोरी फैट से ही हमको मिलती है। क्योंकि आपने देखा था भाई प्रोटीन से कितनी मिल रही थी, 4.1 से लेके 5.1 कैलोरी तक मिल रही थी हमको। 1 ग्राम प्रोटीन से इतनी कैलोरी हमको मिल रही थी, लेकिन 1 ग्राम लिपिड या फैट से हमको जो कैलोरी मिलेगी 9.1 से लेके 9.3 तक मिल सकती है, ठीक है। 9.1 से लेके 9.3 तक कैलोरीज मिल सकती है हमको। अच्छा कैलोरीज क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया था, कैसे हम लोग कैलोरीज हमारे लिए क्यों जरूरी होती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा ही दिया था। कैलोरी पे ही डिपेंड करता है हमारे वेट बढ़ना, वेट घटना, सब कुछ, सब चीज। तो अभी तक मैंने क्या बता दिया भैया, फैट क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। 1 ग्राम फैट में 9.1 से लेके 9.3 कैलोरीज तक आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, ये किसकी यूनिट होती है, फैटी एसिड्स की। फैट स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, फैटी एसिड्स की। और इसको क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड। ये वर्ड आपको याद रखना है, ट्राईग्लिसराइड, है ना। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट इंसॉल्युबल इन वाटर, फैट पानी में नहीं घुलते हैं। आपने मिक्सचर देखा हुआ, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, भाई पानी में ऑयल मिलाते हो तो ऑयल ऊपर रह जाता है ना, ऑयल में फैट ही तो होता है बेसिकली, तो ऑयल ऊपर रह जाता है, पानी। तो ये चीज आपको देखना है, इंसॉल्युबल इन वाटर, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पानी में घुलते नहीं है इसलिए हाइड्रोफोबिया हमने बोल दिया। सम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे देखो ईथर, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफोम हो गया, बेंजीन, ये भी आपको देखने को मिलते हैं, ये भी फैट में ही आते हैं। अच्छा एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से हैं, देखो फैटी मीट्स, जो मीट वगैरह लेते हैं वो, फिश में सबसे ज्यादा फैट देखने को मिलता है, चीज में बहुत ज्यादा फैट देखने को मिलता है आपको, बटर में फैटी ही फैट होता है, चॉकलेट से भी आपको फैट मिलता है, नट से, सीड से, अवागाडो से, ये सब क्या सोर्सेज हैं, इनसे हमको क्या मिलता है, फैट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैट दो तरीके के होते हैं, देखो कुछ गुड फैट भी होते हैं जो बॉडी को हमें जरूरत होती है, कुछ अनसैचुरेटेड फैट भी होते हैं। देखो फैट दो प्रकार के हैं, कौन कौन सी, एक तो आपके पास सैचुरेटेड फैट है, एक है आपके पास अनसैचुरेटेड फैट। अच्छा खुद सोचो, हमारी बॉडी को कुछ अच्छे फैट की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, तो कैलोरी इतनी ज्यादा मिल रही है फैट से, तो फैट भी तो हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होता है। तो कुछ फैट अच्छा होता है, कुछ फैट बेकार होता है। देखो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस है, ये देखिए। सबसे पहली बात, जो सैचुरेटेड फैट होगा उसमें कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, किसके बीच में, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, किसमें, सैचुरेटेड फैट में। अगर अनसैचुरेटेड फैट की बात करूं, इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीन दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, अनसैचुरेटेड फैट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही आपको देखने को मिलेगा, हमेशा किस में देखने को मिलेगा, लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। और ये ज्यादातर आपको प्लांट में देखने को मिलता है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट इजीली डाइजेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं और हमेशा लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा, और कार्बन की डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है। जबकि अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड, देखो एक टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और टेम्परेचर अगर हमने घटा दिया तो सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में है, और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म में है। और ज्यादातर आपको ये किस में देखने को मिलता है, एनिमल के प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा हार्ड होता है, डाइजेस्ट करने में भी क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये हो गया सैचुरेटेड फैट, ये हो गया अनसैचुरेटेड फैट। इससे आपको जानकारी मिल गई आपको। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले भैया, हमारे पास सैचुरेटेड फैट की एग्जांपल क्या है, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, एनिमल से मिलता है, एनिमल के प्रोडक्ट से मिलता है, और कार्बन की कितनी होती है उसमें, सिंगल बॉन्ड होता है, ये सब बातें हैं। और ये हमारे बॉडी के लिए खुद सोचो, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है वो गुड होगा हमारे लिए, बैड फैट होगा, बैड बैड फैट ही होगा। आपको पता होगा भाई, जो चीज इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रही वो बैड फैट है हमारे लिए जरूरत ही नहीं है उस चीज की, तो बैड फैट होता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारे क्या बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बैड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कौन बढ़ाता है, बैड फैट बढ़ाता है, यानी कि सैचुरेटेड फैट बढ़ाता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। और क्या बात होती है इसमें कि भाई एनिमल प्रोडक्ट से ये मिलके बना होता है, डाइजेस्ट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो घी हो गया, इसका एग्जांपल है डालडा, डालडा घी हो गया, फिश में देखने को मिलता है, मीट में, चिकन में, ये और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं सब में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, वो आपको याद रखना है, कोकोनट ऑयल होता है, वो आपको प्लांट से देखने को मिलता है। कोकोनट ऑयल हमारे लिए ठीक रहता है ना, कोकोनट ऑयल प्लांट से देखने को मिलता है, तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, इस पे स्टार लगाना है कोकोनट ऑयल पर, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा अनसैचुरेटेड फैट की अगर मैं बात करूं, ये हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है, गुड होता है। क्यों गुड होता है, क्योंकि भाई इसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, और भैया इससे हमको वो भी देखने को नहीं मिलता, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैलेंस रहता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है इससे। ठीक है, ऑयल इसका एग्जांपल है, नट्स हो गए जितने भी, आलमंड हो गए, बादाम वगैरह, मस्टर्ड ऑयल हो गया, आलमंड का ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। ठीक है, जो डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं सब चीजों को, फिश ऑयल हो गया। और ये कहाँ से मिलता है, सब एनिमल से मिलता है। अच्छा इसके एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या बोलते हैं, कोड लिवर ऑयल, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये इसका एक्सेप्शनल है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। दो चीज मैंने आपको बता दी, बहुत जरूरी है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट।
दो ही प्रकार के फैट हो सकते हैं भैया, एक तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होंगे, एक हमारे बुरे होंगे। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ आ गई, फैट क्या होते हैं, क्या होते हैं सैचुरेटेड फैट, क्या होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अब हम बात करते हैं भाई इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए भाई, इससे क्या होता है, सैचुरेटेड फैट से अनसैचुरेटेड फैट से होता क्या है बेसिकली। तो देखो, सबसे पहली बात, फैट हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, एनर्जी देते हैं। और वाटर प्रूफ बनाते हैं स्किन को। और ये किससे बने होते हैं, लिपिड से, और वर्क एज ए इंसुलेटर काम करते हैं हमारी बॉडी में, एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। तो वाटर प्रूफ बनाएंगे तो एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अच्छा, हार्मोन्स मेकिंग में भी ये हेल्प करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन फैट से बनता है। जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो किससे बनता है, फैट से ही बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी मदद करता है ये। सेल मेम्ब्रेन जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी फॉर्म मदद करता है ये। फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, फैटी ही होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में भी ये हेल्प करता है। और जो हमारी जितने भी स्मूथ ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, उनको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है फैट। फैट की एक लेयर चली जाएगी तो, है ना, तो उस जो सॉफ्ट ऑर्गन है उसके ऊपर फैट चढ़ा होता है, तो वो उसको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, बचा रहा है। ठीक है, फैट से कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होती है, लेकिन गुड भी होती है और बैड भी होती है। और क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसको भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिए। जैसे लिपिड्स हो गया और फैट्स हो गया, ठीक है, अगर एक्सेस हो जाए तो स्टोर किसमें होगा, एडिपोज टिश्यू में। भैया सॉफ्ट ऑर्गन के ऊपर अगर ज्यादा जमा हो गया फैट, तो भाई ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा ढंग से। तो इंसान के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, और भी कमी हो सकती है। समझ आ रहा है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो भाई, हाँ, तो एक्सेस, जब ये फैट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, यानी एक्सेस मात्रा में हो जाता है, तो कहाँ जाके स्टोर होता है, भाई एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। किसमें, स्किन में। ठीक है, और अगर लिपिड्स ये ज्यादा हो जाए, फैट ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है तुम्हारा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाएगा, तो हार्ट अटैक की कंडीशन बढ़ जाती है। भाई हार्ट अटैक भी आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो भाई ब्लोकेज वगैरह हो जाता है। अगर फैट कम हो जाए तो भैया काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, हमारी बॉडी हमारी फटीग जैसी फील होगी, थकी थकी सी फील होगी। तो बैलेंस रहना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, ये सारी चीजें फैट के बारे में हो गई। क्या फैट होता है, क्या गुड फैट होता है, क्या बैड फैट होता है, क्या सैचुरेटेड फैट है, क्या अनसैचुरेटेड फैट है, क्या इसके फंक्शंस वगैरह होते हैं, सब चीज हमने कवर कर ली। तो हमारी बॉडी में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, प्रोटीन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, और फैट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में, फिर उसके बाद हम विटामिन पढ़ेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए देखो, कोलेस्ट्रॉल को देखिए। भाई कोलेस्ट्रॉल बेसिकली होता क्या है, क्यों इससे लोग घबराते हैं, ठीक है, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, वो सब चीजें देखिए। देखो, कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसको समझिए। ये फैट लाइक सबस्टेंस होता है, सबसे पहली बात, फैट की तरह ही एक सबस्टेंस होता है ये। ठीक है, और फैट से ही ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, फैट से ही बना है ये फैट, कोलेस्ट्रॉल। ये कैसा फैट होता है, थिक, मोटा मोटा होता है। किस कलर का होता है ये, येलो कलर का, लाइट येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है इस चीज की, भैया 75% तो भाई बॉडी खुद बनाती है इसको। 75% तो बॉडी इसको खुद बनाती है, और 25% हम यूज करते हैं। ठीक है, 75% बॉडी खुद बना रही है और 25% हम लोग यूज करते हैं। लीवर सेल में सबसे ज्यादा बनता है। लीवर सेल में क्या बनता है, सबसे ज्यादा बनता है। इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो भैया विटामिन डी फॉर्मेशन जो स्किन में बनता है वो हो गया, हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है। तो बॉडी खुद बना रही है तो कुछ ना कुछ अच्छे काम भी तो होंगे इसके, तो इन इन जगह वो मदद करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल की, भाई दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इससे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब, क्योंकि इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एलडीएल और एचडीएल, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। भाई दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कभी कभी डायरेक्ट
उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें भैया LDL और HDL में क्या डिफरेंस है, कौन सा अच्छा होता है कौन सा बेकार होता है। सबसे पहली बात, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो होता है बैड कैटेगरी में आता है। किस में आता है? बैड कैटेगरी में। जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कैटेगरी के अंदर आता है। भैया इसका फंक्शन क्या होता है बैड कैटेगरी वाले का? भैया लिवर में से सेल टिश्यू ऑर्गन मसल्स के पास ले जाता है। लीवर से होता हुआ सेल के पास पहुंचेगा, टिश्यू के पास पहुंचेगा, ऑर्गन के पास पहुंचेगा, मसल्स के पास पहुंचेगा, वहां चला जाएगा। ठीक है, फिर जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स वगैरह होती हैं, उनके किनारों पर जम जाता है और जिस वजह से क्या होता है ऑक्सीजन कम हो जाता है और हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है दोस्तों, तो ये क्या करेगा भाई, लिवर से होता हुआ, टिश्यू से होता हुआ, तुम्हारे ऑर्गन से होता हुआ, मसल से होता हुआ, ये जो मान लो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है भाई, यहाँ इसकी यहाँ पर जमा हो जाएगा, है ना, जमा होके मोटी लेयर बना देगा। भाई मोटी लेयर बना देगी, इतनी मोटी लेयर बन जाएगी कि यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत कम ब्लड फ्लो होने लगेगा, एक ब्लॉकेज फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज फॉर्म हो जाएगा, ब्लड वेसल्स की थिक लेयर बन जाएगी कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, और इस वजह से क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये एलडीएल इसीलिए हमें ये बेकार होता है हमारी बॉडी के लिए, क्या होता है, बेकार होता है। और इसको बोलते क्या है, देखो अर्थरोसिस, क्या बोलते हैं, अर्थरोसिस, देखो अर्थरोसिस ये बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, ये हमेशा हमारी बॉडी के अंदर लेस देन 100 से कम होना चाहिए, 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए खतरनाक होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमको ज्यादा नहीं जमा होने देना है। आया समझ, आ गया होगा। अब चलिए बड़े अच्छी तरीके से दूसरा समझते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे लिए गुड रहता है। क्यों क्यों गुड रहता है? देखो इसमें भी देखो फंक्शन की अगर मैं बात करूं, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, ठीक है, अगर इसमें फैट जमा है तो ये लीवर के पास ले जाएगा आराम से, और ये ब्लड में भी होता है। ठीक है, ये हमेशा मोर देन 60 होना चाहिए। ओवरऑल 200 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर 200 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने आपको बताया था क्यों अच्छा होता है। हाँ, हम ज्यादा पहुंच गए आगे, यहाँ समझिए देखो। हाँ, ये अब देखिए हाउ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज। अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता कैसे है इसको समझिए। देखो हम जितने भी फैटी फूड खाते हैं, जितने भी फैटी फूड्स खाते हैं, चाहे हम बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, इन सबसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारा, क्योंकि अच्छे ऑयल तो इस्तेमाल करते नहीं है, ये लो क्वालिटी के ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी तुम्हारी चाउमीन बर्गर जितने फास्ट फूड हैं उनसे ये बढ़ता है। और मोटापा ज्यादा हो जाता है इंसान के तो अभी तुम्हारा ये बढ़ रहा है, क्योंकि फैट बॉडी में जमा हो रहा है। ठीक है, और जेनेटिक रीजन की वजह से भी बढ़ता है कभी कभी, है ना, जेनेटिक रीजन भी होता है भाई, किसी की फैमिली की हिस्ट्री ही ऐसी है, सब लोग मोटे हैं, है, सबका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा ही रहता है, तो जेनेटिकली भी ये बढ़ जाता है, कोई परेशानी नहीं है। ड्यू टू एक्सरसाइज, और इस वजह से भी हो जाता है भैया, हम लोग एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर कर नहीं रहे हैं, खाया पिया भाई, फास्ट फूड खा लिया, एक्सरसाइज बिल्कुल की नहीं, खा पी के मस्त लेट गए, मजे लेने लगे, तो इससे भी बढ़ जाता है भैया, फैट तो इससे ही बढ़ता है। लोग बार बैठे बैठे घर बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं, तो इसी वजह से तो हो जाते हैं। अच्छा, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं भैया? सबसे पहली बात तो एक्सरसाइज करो, लूज वेट, वेट कम करो, है ना, जितना बड़ा हुआ है उसको वेट को कम करो। ईट हेल्दी फूड, अच्छे खाना खाओ, जैसे हरी सब्जी वगैरह, स्पिनच, नट्स, है ना, सिट्रस फूड खाओ जिसमें पानी ज्यादा हो अच्छी तरीके से, वेजिटेबल्स वगैरह खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ब्लैक टी पियो, होल ग्रेन्स चीजें जैसी खाओ, है ना, फास्ट फूड को छोड़ो, एक्सरसाइज वगैरह करो, और इन सब चीजों से आप बेसिकली आप अपनी लाइफ स्टाइल इतनी हेल्दी बना लो, आपकी बॉडी में परेशानी ना हो, थोड़ी बहुत परेशानी भी हो ना, वो भी अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखो, व्हाट कॉज लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना, इसका रीजन क्या है? एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखो सबसे मेन रीजन क्या है भैया? अनकंट्रोल डायबिटीज। डायबिटीज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो एक मेन रीजन हो गया। स्मोकिंग वगैरह हम लोग करते हैं, उस वजह से होता है।
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, काम वगैरह हम लोग कर रहे नहीं है ना। एक्सेस वेट, वेट बढ़ रहा है। जेनेटिक रीजन भी हो सकता है, स्ट्रेस वगैरह भी हो सकता है, पुअर ईटिंग हैबिट्स भी हो सकती है ना। ये क्या है, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, जिसमें हार्ट अटैक वगैरह भी जो आता है ना, इन सब चीजों से भी आता है। दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है लाइफस्टाइल से। आपने देखा होगा आजकल जिम में जो अच्छे अच्छे लोग भी हैं उनको भी हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। ठीक है, ज्यादा एज उनकी होती नहीं है। पहले के लोगों में तो बहुत उम्र हो जाती थी तब हार्ट अटैक वगैरह आते थे, आजकल तो किसी को भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है, क्या कर सकते हैं भाई, है ना। चलो सिम्टम्स देखते हैं हम लोग इसकी। पैर में क्रैम्प पड़ जाते हैं और लोअर लेग में नमनेस आ जाती है, सुन्ना बना रहता है। येलो आइज होने लगती है तुम्हारी, स्किन का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नस ग्रीन होने लगती है तुम्हारी, जो नस होती है ना ग्रीन ग्रीन सी देखने को मिल जाती है। तो ये इसका तुम्हारे सिम्टम्स वगैरह हो गए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने अच्छी तरीके से फैट को देख लिया, फैट क्या होता है ना, और कोलेस्ट्रॉल को भी देख लिया। इंपॉर्टेंट चीज भी हमने पढ़ ली भाई, किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हमको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या क्या इसके सिम्टम्स होने चाहिए। बेसिकली इन शॉर्ट आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना ही पड़ेगा अगर आपको हेल्दी रहना है तो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बायोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में एक मस्त सा चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो कि आपके रेलवे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपको 4 चरण में पढ़ाया। सबसे पहले हमने बेसिक बातें पढ़ी थी और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरीके से पढ़ा था, फिर प्रोटीन को पढ़ा था, फिर फैट को पढ़ा था। फैट यानी कि लिपिड्स, और फिर मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी आपको बता दिया था कि हार्ट अटैक वगैरह क्यों आता है ना, सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। लास्ट पार्ट इस वीडियो रह गया इस चैप्टर का, वो है विटामिन। तो विटामिन को भी हम आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगा पाए। तो आज की वीडियो में हम लोग विटामिन को कवर करेंगे। तो ये विटामिन के ऊपर वन शॉट वीडियो है। चैप्टर हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन है, आप सभी को पता है। और इससे पहले देखो मैं ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट की, इसकी आप आराम से जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा विटामिन। आज हम पढ़ेंगे विटामिन। अब इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन में, देखो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये बात सिंपल सी बात है, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और देखो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते। विटामिन के अपने अलग फायदे होते हैं, है ना। विटामिन डी के अलग फायदे होते हैं, विटामिन सी के अलग फायदे होते हैं, विटामिन बी के अलग फायदे होते हैं, के विटामिन के अलग फायदे होते हैं। सभी फायदे को हम लोग देखेंगे। तो अलग अलग फायदे होते हैं विटामिन के, लेकिन विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों जैसे हमको एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है, ताकि इन सब चीजों का हम क्या कर पाते हैं, चाप चयन यानी कि मेटाबॉलिज्म कर पाते हैं। ठीक है, पचा पाते हैं। बेसिकली हम लोग खाना खाते हैं और वो पचता है हमारे पेट में, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं ये, मेटाबॉलिज्म में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें हेल्प करते हैं। और डिस्कवरी किसने की थी, ल्यूनिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी। टर्म किसने दिया था विटामिन, सी फंक नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था। अच्छा, ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। अब देखिए विटामिन कैसे कैसे विटामिन होते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखो अगर हम बात करें विटामिन की टाइप के बारे में कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं, 2 ही होते हैं। एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। अच्छा, इसका मतलब क्या है, फैट सोल्यूबल जो फैट और लिपिड जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें आसानी से घुल जाते हैं। वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, है ना, और यूरिन के थ्रू बाद निकल भी जाते हैं। बेसिकली वाटर में घुल के जितनी जरूरत है हमारी बॉडी को उतने ले लेते हैं, और जो टॉक्सिस रहते हैं, जो जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को, वो यूरिन के थ्रू निकल भी जाते हैं, कोई वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये 2 टाइप होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। अच्छा, फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, वो थोड़े से कम होते हैं, और वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं, वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखो फैट सोल्यूबल को आप ऐसे याद रख सकते हो,
जैसे ए, डी, ई, के, ये है विटामिन, मतलब फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे क्या है, फैट सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, विटामिन ए जो होता है वो लीवर में स्टोर होता है। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। ठीक है। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक है, वो है कीड़ा। कीड़ा से आप लोग याद कर सकते हो कि, ठीक है, कीड़ा से आप लोग याद कर सकते हो, ए, डी, ई, के। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो कीड़ा, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। मैंने भी इस तरीके से याद किया था, तो आप भी इसी तरीके से याद कर सकते हो कीड़ा नाम से। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 याद रखने हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अच्छा, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसमें विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। अब देखना, अच्छा ये वाटर सॉल्युबल है, ये कैसे है? कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। इसको बात आपको याद रखना है, इस बात को। अगर हम देखें तो देखो, B1 हो गया, B2 हो गया, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सभी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको क्या बता दिया भाई? मैंने आपको ये बता दिया, दो टाइप के विटामिन होते हैं। एक विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और एक विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई 4 होते हैं, कीड़ा करके आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के और विटामिन डी। और सबसे ज्यादा विटामिन ए हमारा जो स्टोर रहता है वो कहाँ रहता है? लिवर में स्टोर रहता है। बाकी के मैंने आपको बता दिए। कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन कौन से होते हैं? जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग विटामिन ए के बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन ए है क्या? देखो, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसका केमिकल नेम, एग्जाम में यही पूछा जाता है, केमिकल नेम और सोर्सेस। तो केमिकल नेम इसका क्या है? रेटिनॉल। तो इसको स्टार मार्क कर लो। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। एग्जाम में 100% आपसे ये पूछा जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। कभी कभी दे दिया जाता है रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए होता है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अगर सोर्सेज की बात करूं, ये मिलता कहाँ से है हमको? देखो, येलो कलर के जितने भी फूड होते हैं, येलो कलर के जो फूड होते हैं वहां से आपको विटामिन ए मिल जाएगा। वेजिटेबल से मिल जाएगा। ग्रीन यानी डार्क कलर की जो वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे पालक, पुदीना, है ना, हरी वेजिटेबल जो होती हैं जितनी भी, वहां से आपको विटामिन ए मिल जाएगा। क्या क्या होगा? येलो कलर की विटामिन हो गई, येलो कलर के फूड हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन लीव्स वाली हो गई, पालक, पुदीना वगैरह। ठीक है, पपाया होगा, येलो होता है, मैंगो येलो होता है, ऑरेंज। कैरेट में सबसे ज्यादा होता है, देखो, कैरेट को हाईलाइट करो। कैरेट में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, फिर एनिमल के जो मिल्क होता है ना, जिसको हम लोग कोड लिवर ऑयल बोलते हैं, मछली का तेल, इसमें भी आपको सबसे ज्यादा विटामिन देखने को मिलता है। अच्छा, फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आई में जो कलर डिफरेंस जो फील कराता है वो विटामिन ए ही फील कराता है। ठीक है, आई के अंदर जो कलर डिफरेंस होता है वो विटामिन ए ही फील कराता है। इतनी छोटी सी बात बस आपको पता होनी चाहिए विटामिन ए के बारे में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, विटामिन ए की कमी से ही होती है। रात में धुंधलापन हमको दिखता है ना, विटामिन ए की कमी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन रॉड पिगमेंट आई तक नहीं पहुंच पाता। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि बीटा कैरोटीन रॉड पिगमेंट जो होता है हमारा, वो आई तक नहीं पहुंच पाता है। सेकंड अगर हम बात करें, एक होता है कोरोनियल जेरोसिस डिसीज, इसमें भी हमको ब्लर इमेज देखने को मिलती है, ये भी विटामिन ए की वजह से ही होती है। और विटामिन ए की कमी से एक ये डिसीज है, ये वाली देखो, जेरोपैथोलिमिया। इसको आपको याद रखना, ये वाली डिसीज जरूर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था ये। ठीक है, इससे क्या होता है? आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, ड्राइनेस आपको देखने को मिलती है आंखों में, और टीयर्स नहीं आते हैं। ठीक है, आंखें रेड रेड हो जाती हैं, इस तरीके की आपकी हो जाती है। अच्छा देखिए, नोट डालिए, कुछ और बात, इंपॉर्टेंट बातें, सारी एग्जाम में आई हुई बातें हैं, इनको समझ लो। क्या है देखना कि भाई विटामिन ए हेल्पफुल इन टीयर फॉर्मेशन। टीयर फॉर्मेशन में विटामिन ए हेल्पफुल रहती है। विटामिन ए वैक्सीनेशन में मिलाते हैं, ठीक है, और बच्चों को लगाते हैं। और इट इज नॉट प्रेजेंट इन मदर मिल्क, मदर्स जो माँ का दूध होता है उसमें नहीं होती है। गोल्डन राइस होते हैं जिसमें बीटा कैरोटीन है ना ज्यादा होती है, और जिसमें बीटा कैरोटीन ज्यादा होती है तो विटामिन ए की मात्रा भी ज्यादा हो जाएगी।
तो इतनी सी बातें थी जो आपको विटामिन ए के बारे में पता होनी चाहिए। आई होप आपको विटामिन ए के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी कि विटामिन ए क्या होता है, इससे क्या कमी हो जाती है ना? कौन-कौन सी डिसीज़ हमको देखने को मिलती है। समझ आया तो बताओ फटाफट से कि विटामिन ए समझ आ गया, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इस तरीके से ही आप याद करोगे ना, तभी मज़ा आएगा। विटामिन डी, देखो विटामिन डी के बारे में सबको पता है। केमिकल नेम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सोर्स पूछा जाएगा। केमिकल नेम इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्सीफेरॉइल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉइल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉइल। सोर्सेज़ की बात करूँ, विटामिन डी कहाँ-कहाँ से मिलता है आपको? डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, फिश हो गए, फिश ऑयल हो गए, मीट हो गया, बनाना हो गया, एग हो गया, है ना? सनलाइट हो गई। विटामिन डी तो लेते हैं हम लोग सनलाइट से। अच्छा देखो, फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन कैल्शियम, ठीक है? वो देखो, हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन कैल्शियम कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है? देखो, बोन्स के लिए, नेल्स, हेयर्स, टीथ में ज़रूरत होता है। और ऐसे ही देखो, हमारी बॉडी में स्किन के लिए विटामिन डी, ठीक है? हमारी बॉडी के स्किन में विटामिन डी बनता है। हमारी बॉडी की जो स्किन होती है उसमें विटामिन डी बनता है और ज़्यादा सनलाइट में बैठते हैं। समझ आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम ज़्यादा सनलाइट में बैठते हैं, तो हमारी बॉडी की स्किन में क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। तभी तो कहते हैं लोग बाग के धूप लिया करो, विटामिन डी मिल जाएगा आपको। तो यही चीज़ मैंने लिखा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सनशाइन। इसको हाइलाइट करना है। क्या बोलते हैं? सनशाइन। ठीक है? ये वर्ड आपसे पूछा जाएगा, सनशाइन। समझ आ गया? और हार्मोन विटामिन के नाम से भी इसको देखते हैं हम लोग। चलो, विटामिन डी के टाइप देखते हैं अब। ये ज़रूरी है। विटामिन डी के 2 टाइप हैं, एक तो डी2 और एक होता है डी3। डी2 होता है जिसका केमिकल नेम क्या है? ERGO यानी अर्गो कैल्सीफेरॉइल, ऐसी कोले कैल्सीफेरॉइल, ठीक है? ये इसका डी3 का केमिकल नेम हो गया। देखो, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन-सी डिसीज़ देखने को मिलती है आपको? बच्चों में कल भी मैंने आपको बताया था, बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स, ठीक है? इसमें क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है, देखो सबसे पहली बीमारी क्या है भाई? रिकेट्स देखने को मिल जाते हैं, विटामिन डी की कमी से। अब क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं बच्चों की, वो पतली हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं दोस्तों? पतली हो जाती हैं और उनके जो टीथ होते हैं ना, वो आगे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? जब टीथ आगे की तरफ नहीं आते हैं, बेसिकली उनके जो टीथ होते हैं ना, बहुत देर बाद आते हैं। तो मैंने क्या बता दिया कि भाई रिकेट्स में क्या होता है, बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो पतली हो जाती हैं और उनके जो टीथ होते हैं बहुत देर से आते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है ऑस्टियोमैलेशिया। अच्छा, ऑस्टियोमैलेशिया में क्या होता है, ये एडल्ट एज में आपको देखने को मिलती है। ऐसे होता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, बोन्स में छेद होने लग जाते हैं, ठीक है? और होल धीरे-धीरे बड़े होते चले जाते हैं। अच्छा, बोल एग होती हैं। अच्छा, बोल एग कैसे होती है? देखो, लॉन्ग बोन जो तुम्हारी होती है, फीमर जिसको बोलते हैं, देखो, जैसे हमारे पास ये है हमारी बोन्स, तो ये पता है किस तरीके से होने लग जाती है? ये कोई इस तरीके से होने लग जाती है ऐसे, है ना? इस तरीके से हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी थी, बोल एग में। ऐसे होते हैं नॉक नो डिसीजेस और इसी से नॉक नो, नी आपकी जो नी होती है ना, घुटने, वो नॉक नी डिसीज इसी की वजह से हो जाती है। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन ई, अब देखो विटामिन ई को हम ध्यान से समझिए, विटामिन ई क्या कहना चाह रहा है देखो, अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं विटामिन ई की, तो ये क्या होता है, टेकोफेरॉइल। सबसे पहली बात, केमिकल नेम क्या है विटामिन ई का? टेकोफेरॉइल, टेकोफेरॉइल। सोर्स की अगर मैं बात करूं, देखो दो चीज तो याद करनी ही करनी है, तो कोड लिवर ऑयल या मछली, वही, ठीक है? फिश हो गया, मीट हो गया, कोकोनट मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, मिल्क हो गया, तो ये इसमें आपको विटामिन ई देखने को मिलते हैं, ठीक है? कोड लिवर ऑयल देखो, मैंने आपको पीछे आपको बताया था, देखो यहाँ देखिए, कहाँ गया कोड लिवर ऑयल? देखो, कोड लिवर ऑयल मछली का तेल, है ना? तो मछली के तेल में आपको क्या विटामिन ई भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके रखना है, क्योंकि ये चीज ना एग्जाम में अक्सर यही चीज देखने को मिलती है।
इसके क्वेश्चंस आपको लगाने तब आपको याद होंगे ये सब चीजें। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट, देखो ये जरूरी होता है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होती है, ठीक है। ब्यूटी विटामिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह आते हैं, आपको देखा होगा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए और बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। अगर मैं आपको बात करूं एंटीऑक्सीडेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, देखो इसमें क्या होते हैं, फ्री O2, यानी कि फ्री ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये फ्री O2 करते क्या है देखना। अगर मैं केमिकल रिएक्शन में बात करूं, किसमें बात करूं, केमिकल रिएक्शन में बात कर रहा हूं, जो फ्री O2 है हमारे पास, अगर ये चले जाए आपकी स्किन के अंदर, किसमें चले गए, अगर ये स्किन में चले गए तो आपकी स्किन की जो डेड सेल होगी ना, उनमें जाएंगे और आपकी स्किन कैसे कर देंगे, ड्राई स्किन कर देंगे। ये नुकसानदायक होते हैं हमें, इन्हीं को तो एंटीऑक्सीडेंट से हम इनको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये हमारे हार्मफुल रहते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ये हार्मफुल रहते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अगर ये आइस में चले जाएंगे तो आइस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये हार्ट में चले गए दोस्तों तो हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले गए अपने, मेल या फीमेल के, तो आप माँ बाप नहीं बन पाओगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये फ्री ऑक्सीजन या फिर जो आपके होते हैं, इनको मारने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जो इन फ्री देखो जो इन फ्री O2 को मार दे उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये फ्री जो O2 आयंस हैं आपके, इनको जो किल करता है वही तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई अगर ये हमारे हार्ट में चले गए तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले गए तो भाई हम लोग माँ बाप नहीं बन पाएंगे ढंग से, जो भी जिसके भी जाएगा। और अगर आइस में चले गए तो आइस में आपको नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। स्किन में चले गए तो आपकी ड्राई सेल हो जाएगी, आपकी ड्राई स्किन वगैरह हो जाएगी। अब देखिए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से अर्ली एजिंग देखने को मिल जाएगी, यानी ग्लो जो होगा आपका वो कम होगा, ग्लो कम देखने को मिल जाएगा। फर्टिलिटी जो रेट होगा आपका, ठीक है, वो भी बहुत कम हो जाएगा, यानी स्ट्राइल हो जाएगा। स्ट्राइल का मतलब बांझपन आ सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक की कंडीशन बन सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी आइस आपकी। तो ये सारी चीजें हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से, आपको पता होनी चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इन्हीं से हमको बचाता है। चलिए, विटामिन ई के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर ली। अगर हम बात करें, अब है हमारे पास विटामिन के। इसको समझिए, देखो केमिकल नेम की बात करूं तो इसका नाम क्या है, फेलोग्वानिन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ग्वानिन, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। सोर्सेज की बात करूं, ये विटामिन के कहाँ कहाँ से मिलता है हमको, स्पिनिच, पालक से, कैबेज से, है ना, पत्ता गोभी हो गई, नॉन वेज से जितने भी हैं, मेथी से, आपके मशरूम से, इन सब चीजों से आपको क्या मिलता है, विटामिन के देखने को मिलता है। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। किसमें? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जम जाना। ब्लड जो जम जाता है ना, उसमें मदद करता है। अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी दोस्तों, तो पता क्या होगा, मतलब चोट लगी आपकी और ब्लड क्लोटिंग नहीं हुआ तो ब्लड बहता रहेगा। तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कौन करता है, विटामिन के। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड में क्लोटिंग नहीं होगी, तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ब्लड जो जमेगा ना, बहुत देर बाद जमेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। और ये कैसा सॉल्युबल विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन के क्या है, फैट सॉल्युबल, मैंने बताया ना, थीटा करके आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये कैसा विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे, देखो ये सब हमने बात कर ली फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। देखो विटामिन के बारे में बात कर ली हमने, विटामिन ई के बारे में बात कर ली हमने अच्छी तरीके से, और हमने विटामिन डी के बारे में बात कर ली, और विटामिन ए के बारे में बात कर ली। तो ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन थे, उनके बारे में हमने अच्छी तरीके से बातें कर ली, सब कुछ समझ लिया। अब हम बात कर देंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखो इसको समझिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या क्या है, इनको देखिए। देखो विटामिन बी1, ठीक है, इसको हम लोग इसमें सल्फर भी रहता है प्रेजेंट। विटामिन बी1 में क्या रहता है, सल्फर प्रेजेंट रहता है। केमिकल नेम की अगर बात करूं तो थायमीन, ठीक है, थायमीन होता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, सल्फर कम हो जाएगा तो बेरी बेरी, देखो बेरी बेरी याद रखना, बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से, ठीक है। नर्वस सिस्टम गड़बड़ कर देता है आपका,
क्या गड़बड़ कर देता है? नर्वस सिस्टम। ऐसी B2 की अगर मैं बात करूं, एक काऊ के मिल्क में ज्यादा पाया जाता है, गाय का दूध होता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। और रिबोफ्लाविन या फिर बीटा कैरोटीन की वजह से येलो कलर मिल्क में होता है। गाय के दूध में येलो कलर जो देखने को मिलता है वो रिबोफ्लाविन या फिर बीटा कैरोटीन इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। केमिकल नेम क्या होता है इसका? राइबोफ्लेविन, B2 का। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? लिप कट, है ना, ब्लिस्टर्स, यानी कि छाले वगैरह पड़ जाते हैं, लिप ओट फुट पड़ जाते हैं, वो विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है। चलिए, विटामिन B3 देखिए। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है? नाइसिन, है ना, नाइक्रोफिंसिक एसिड। अच्छा, इसमें 4D रोग भी देखो, 4D रोग देखना, पेलागिनन, इसको आपको पता होना चाहिए। इसकी कमी, इसकी जो कमी हो जाती है B3 की कमी से, ये देखो क्या क्या हो सकता है आपको? डायरिया हो सकता है, डर्मेंटिसिस हो सकता है, डर्मेंटिया हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। तो ये 4D आपको याद रखने हैं, किस वजह से? विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, याददाश्त कमजोर हो जाना, अच्छे से लिख नहीं पाना, तो ये सब चीज विटामिन B3 की कमी से होता है। B5 की कमी से क्या होता है दोस्तों? इसमें आपके जो हेयर होते हैं व्हाइटनिंग हेयर हो जाएंगे, और बांझपन देखने को मिल जाता है, यानी इनफर्टिलिटी रेट तुम्हारा कम होता है, माँ बाप ढंग से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं तो पैंथेथेनिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम हो गया। B6 की अगर मैं बात करूं, ये RBC बनाता है B6। केमिकल नेम इसमें क्या है? पायरोडोऑक्सिन, है ना। डेफिशिएंसी डिसीज की बात करूं, मसल्स में देखो क्रैम्पल बढ़ जाते हैं, माइल्ड अनीमिया आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके क्या है? B6 के बारे में बात हो गई। इसी तरीके से B7 की अगर मैं बात करूं, इसका पुराना नेम था विटामिन H, इसको आपको हाईलाइट करना है। विटामिन H क्या था? इसका पुराना नेम था। केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं तो क्या है इसका? बायोटीन, बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी देखो, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर लॉस वगैरह। ठीक है, बायोटीन आपने पढ़ा होगा, वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, हेयर से संबंधित। ऐसे विटामिन B9 की अगर मैं बात करूं, इसका ओल्ड नेम क्या है? विटामिन M, इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बायोटीन के बारे में पता होना चाहिए। केमिकल नेम की बात करूं, फॉलिक एसिड इसका केमिकल नेम है। देखो, ये जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है ना, उनको ज्यादा जरूरत होती है। प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उनको विटामिन B9 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ज्यादा होता है दोस्तों, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है B9 के अंदर, इसीलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है। और इसकी वजह से क्या होता है? हमारे अनेमिया, मेटाबॉलिज्म अनेमिया आपको देखने को मिलता है। चलिए, सोर्सेज की बात करते हैं अब हम। जितने विटामिन हमने पढ़े सभी के सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, विटामिन ए का सोर्स क्या है? कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? तो ऑरेंज में, ग्रीन वेजिटेबल्स है आपकी, कैरेट हो गया, पंपकिन हो गया, है ना, स्पिनच हो गया, पालक हो गया। विटामिन डी अगर आपको देखने को मिले कहाँ पर? फिश में देखने को मिल जाएगा, एग में, लीवर में, मशरूम्स में। ऐसे ही विटामिन ई की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होता है, वहां पर आपको विटामिन ई मिल जाता है। विटामिन के की अगर मैं बात करूं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जितनी भी, वहां पर आपको विटामिन के देखने को मिलता है। ऐसे B1 की अगर मैं बात करूं, ओट की मील लेते हैं ना, ओट्स, वो राइस में, वेजिटेबल्स में, कलीफ्लावर्स में, ठीक है, पोटैटो में, लीवर में, और एग्स में आपको क्या देखने को मिल जाता है? विटामिन B1 देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं B2, देखो B2 कहाँ? डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं आपके दूध वाले, बनानास में, है ना, पॉपकॉर्न में, ग्रीन बीन्स में आपको B2 देखने को मिल जाएगा। B3 कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपको? मीट से, ब्रोकली से, अवागाडोस, इन सब से आपको B3 मिल जाएगा। B5 कहाँ किससे मिलेगा दोस्तों? मीट से, फिश से, एग से, मेनी वेजिटेबल्स और मशरूम्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स और मशरूम से B5 देखने को मिलेगा। B6 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मीट हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, ट्री नट्स हो गए, बनानास हो गए। ठीक है, B7 की अगर मैं बात करूं, देखो जब एग होता है, एग के अंदर योक होता है, व्हाइट व्हाइट पार्ट, इसको योक बोलते हैं दोस्तों। येलो येलो पार्ट होता है उसको योक बोलते हैं, और व्हाइट वाला पार्ट होता है
वो तो रहता ही है आपका, ठीक है। व्हाइट वाले पार्ट में प्रोटीन ज़्यादा होती है, लगभग एक एग में अगर 6 ग्राम प्रोटीन है तो व्हाइट वाले पार्ट में 4 ग्राम प्रोटीन आपको देखने को मिल जाती है। ये योग होता है ना, रॉ एग यॉक, उसमें आपको B7 देखने को मिलेगा, और पीनट्स में, लीवर में, वेजिटेबल्स में। ऐसे B9 की अगर मैं बात करूं, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जितनी भी, है ना, ब्रेड, सीरियल्स, ठीक है। B12 की अगर मैं बात करूं, B12 की, मीट हो गया, अदर एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये सभी बातें आपको देखने को मिल गई। देखो मिनरल्स की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब आपको, सोडियम, पोटेशियम, सब देखने को मिल जाते हैं। चलिए, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब लास्ट हमारा रह गया है, वो है विटामिन सी। इसको और देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। देखिए, विटामिन सी के बारे में बात और हम कर लेते हैं। केमिकल नेम क्या होता है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे लास्ट में मैंने लिखी है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे, है ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। टर्माइन्स में, ग्रेप्स में, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रेप्स में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आपको विटामिन सी ग्रेप्स में मिल जाएगा। लेमन में, रॉ मैंगो में, कच्चे, है ना, कच्चा आम जो होता है, ऑरेंज में, आंवला में, सब में आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा भरपूर मात्रा में। ये हीट सेंसिटिव विटामिन होता है, ठीक है। अगर इसको हमने हीट दे दी, अगर हमने इसको हीट ज्यादा दे दी तो ये खत्म हो जाएगा, विटामिन सी हमको नहीं मिलेगा। ये क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। वुंड हीलिंग में मदद करता है दोस्तों। वुंड मतलब चोट लगने के बाद जो घाव हो जाते हैं ना, उसको हील करने में, ठीक करने में हमारी ये मदद करता है। और एंटी कार्सियोनिजिक विटामिन होता है ये, है ना, इसको आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैंसर से बचाता है दोस्तों ये, ठीक है। अगर कोई पूछे कैंसर से कौन सा विटामिन बचाता है आपको, विटामिन सी हेल्प करता है, ठीक है। मिल्क में नहीं होता है, माँ में भी नहीं। डेफिशिएंसी डिसीज की बात करूं, स्कर्वी, मसूड़े छिल जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और खून खून आने लगता है, जर्म लग जाता है तुम्हारे दांतों में, जम अगर लग गया, है ना, खून खून आने लगा, इम्यूनिटी तुम्हारी कम कर देगा, ठीक है। और अगर हम देखो, एक चीज आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जब सब्जी काट देते हैं ना, सब्जी काट के धो लेते हैं आप, तो विटामिन सी और विटामिन बी की उसमें कमी हो जाती है ना, सब खत्म हो जाती है बेसिकली। सब्जी को काट कर छील के हम लोग आराम से धो देते हैं ना उसमें। तो आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था विटामिन, या फिर पूरा कंप्लीट चैप्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट खत्म हो चुका है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, जितनी भी ये स्लाइड्स हैं, सभी स्लाइड्स आपको चाहिए, 55 स्लाइड्स, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।